दूसरी बात दूसरी बात उन्होंने कही है जियो रिलीजन पर बात करते हुए। तो उन्होंने कहा कि जियो रिलीजन, जियो पेट्रियटिज्म, जियो इकोनॉमिक्स, ये सारे शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि ये समाज की विघटनकारी शक्तियां हैं और इससे समाज में कभी भी एकता, प्रेम भाव और सहभागिता नहीं बनेगी। तो ये मूलतः जो पिलग्रिमेज और तीर्थ यात्रा की जो बात है, जिससे ये केंद्रित है कि हर व्यक्ति अब प्रतिस्पर्धा में लगा है कि हम वहाँ की सबको मुफ्त यात्रा कराएंगे और तमाम चीजें। तो एक एक भावना बिल्डअप की जा रही है इस देश में कि ठीक है, हो सकता है कि जो सोचते हैं उनकी दृष्टि में पवित्र स्थल रहा हो, लेकिन थोड़ी अब एक दृष्टि डालें कि क्या इसमें कोई हमारे विचारों की सहमति है जो हजारों साल से हमारे विचारकों, ऋषियों, मुनियों ने सोचा। तो पहली बात ये देख लें कि पहली बात ये देख ली जाए कि जिन्हें पूरा सनातन धर्म मानता है लॉर्ड शिवा को, उनकी क्या इसमें राय। सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, इदम तीर्थम भ्रमति तम सहजन, आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्ष वर्णन। यहाँ तीर्थ है, वहां तीर्थ है, ये जो भ्रमित लोग हैं उसमें भटकते हैं। जिसने आत्म तीर्थ को नहीं जाना, अपने अंदर के तीर्थ को नहीं पहचाना, उससे उसके उससे क्या मिलना। तो ये एक जो पहले जिसे जिन्हें निर्विवाद रूप से माना गया कि महादेव माना गया और देवों के देव माना गया भगवान शिव को, और सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेषों से भी ये सत्यापित हुआ है। अब दूसरी आगे चलें, दूसरे जिनको बहुत आज भी विश्व स्तर पर माना गया है कि वो ईश्वर के स्वरूप थे, लॉर्ड कृष्ण। अब देखिए, भागवत गीता को सभी मानते हैं, विदेशों में इन पर अध्ययन होता है, पढ़ाई की जाती है, पढ़ते हैं लोग, पढ़ाई जाती है। अब देखिए, भागवत गीता में जब आप जाएंगे, हम सभी जानते हैं, तो अर्जुन को भी उन्होंने स्पष्ट किया, जो कि कई डिस्कोर्सेज में भी इस बात को हमारे गुरुदेव ने इसकी चर्चा की। कहा कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। धर्म का तत्व कहाँ है? गुहा में है, गुफा में है। और इसको स्पष्ट किया गया कि व्हाट इज दैट केव। बोले कि ये तो तुम्हारे अंदर ही है, धर्म का तत्व जो है, मूल तत्व जो ईश्वर है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और तब आगे का रास्ता बताया गया कि महाजनों येन गतः सपंथा। और उन्होंने स्पष्ट किया कि महाजन कौन है जी? जो प्रैक्टिकल आदमी है, व्यवहारिक ज्ञान से चलता है, विवेक सम्मत ज्ञान से जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो ऐसे जो ऋषि मुनि गुजरे, जो उन्होंने रास्ता बताया, उसकी ओर देखा जाए। ये दूसरे तारक ब्रह्म, जिनके मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें विश्व स्तर पर और इस सनातन धर्म सारे लोगों ने इसको इनको स्वीकार किया। अब तीसरी बात जो उपनिषद की जाए, तो उपनिषद का दर्शन भी सर्वमान्य है, सर्व स्वीकार्य है, और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अब देखिए, कठोपनिषद में जब यम नचिकेता संवाद हो रहा है, तो उसमें स्पष्ट रूप से यम ने कहा, आत्मानम विद्धि, अपने आप को समझो, क्योंकि आत्मा ही जो है वो रथ का मालिक है। ये शरीर एक रथ है, आत्मा ही रथ का मालिक है। दिस इज कठोपनिषद 1.3.3। इसमें यमराज ने जब नचिकेता को समझाना शुरू किया, ज्ञान देना शुरू किया, तो ये बात कही। दिस इज कठोपनिषद 1.3.3। तो अब उपनिषदों में भी बार बार ये बात आई, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। कई प्रकार से ये समझाया गया कि ये जो है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, इसको बाहर कहाँ तलाश रहे हो। और कहीं भी उपनिषदों में तीर्थ यात्रा और इसकी चर्चा नहीं की गई, और न तो मूर्ति पूजा की चर्चा की गई। मैं इतिहास के विद्यार्थी रहा हूँ, इस हैसियत से भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारे तथ्य इतिहासकारों द्वारा सत्यापित। अब देखिए, इसके बाद तो लॉर्ड शिवा का व्यू जान गए, लॉर्ड कृष्णा का, उपनिषदों का। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो टेम्पल का अवशेष मिला है इस देश में, वो देवगढ़ में 4th century AD में मिला है, गुप्ता डायनेस्टी के समय में। ये पहली बार ये मिला है। और जो जिन्होंने बुद्धिज्म का अध्ययन किया है वो जानते हैं कि जो महायान में पहले बोधिसत्व की पूजा की गई, महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, और ये मूर्ति पूजा महायान से होती हुई हिंदू धर्म में आई।
नाउ दिस इज अनदर एस्पेक्ट। अब चौथी बात, जो एक जिनको मील स्तंभ माना गया, जगत गुरु शंकराचार्य, जिनकी पीठ आज भी है और आज भी सब बैठे हुए। तो अब ये चौथे पड़ाव पे देखते हैं। शंकराचार्य ने ही पहले कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात की गई और बहुत सही बात की गई। उन्होंने जगत मिथ्या दूसरे अर्थ में कहा कि ये माया द्वारा सृष्ट जगत है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि फिर वो किसी स्टेज में जाकर के क्या वो कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवते गंगा, गंगा स्तोत्रम, जो आजकल गंगा किनारे जिसका पाठ किया जाता है कई प्रमुख तीर्थ स्थानों पर, वो जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है। और उसकी पहली पंक्ति ही, देवी सुरेश्वरी गॉडेस ऑफ गॉड्स भगवते गंगा। तो वो अचानक अपने विचारों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम देखते हैं कि जिन्होंने ब्रह्म सत्यम की बात कही, वो जो जगत मिथ्या की बात कही, वो कह रहे हैं कि गंगा स्तुति में लंबी स्तुति की गई। तो ये बात कुछ माने तर्क सम्मत नहीं बैठती है कि एक तरफ व्यक्ति कह रहा है जगत मिथ्या है, तो जगत में गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, वो देवी कैसे बनेगी? ये एक प्रश्न है जो बार बार उठा है और जिसको डिस्कोर्सेस में भी स्पष्ट किया गया। कोई भी विवेक सम्मत आदमी इस पर बात करेगा। तो इस देश में जो मूल परंपरा है, उसके बाद भी आप आगे बढ़े, 18 पुराणों को लिखकर व्यास ने जब ईश्वर से क्षमा मांगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि ईश्वर, मैं जानता हूं तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है, फिर भी हमने तुम्हें कई रूपों में, कई अवतारों में तुम्हें वर्णित किया है, ये, और कहा अंत में कि ये मेरी बुद्धि का दोष है, मुझे क्षमा करना। और अंत में उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, 18 पुराणों में मैंने दो ही बात कही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़। परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। नाउ दिस इज व्हाट द ग्रेट वेद व्यास हु कंपोज्ड 18 पुराणास, ही टॉक्स अबाउट इट। तो अब मूलतः ये जो मूल परंपरा है, बाद में भी इसका विरोध हुआ। मैं एक महत्वपूर्ण और बड़ी रुचिकर घटना बताऊं, समय थोड़ा ले रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। कबीर दास ने जब समाधि लेने की बात सोची, बनारस में थे, कबीर चौरा आज भी वहां पर है, वहां कबीर का आश्रम है, कभी मौका मिले जरूर जाइए। तो जब उन्होंने कहा कि हम मगहर जाएंगे अपने गांव शरीर त्याग करने, तो बनारस के पंडितों ने उनसे मुलाकात की और कहा कि भाई बनारस में तो हर जगह से लोग आते हैं, यहाँ तो कौवा भी अगर शरीर त्याग करे तो स्वर्ग जाता है, जो कि आनंद सूत्र में कहा गया है कि स्वर्ग और नरक तो है ही नहीं। खैर, तो कबीरदास ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। बोले उसका उन्होंने जवाब दिया कि देखो, तुम कहते हो पंडितों की ईश्वर सर्वव्यापी है, तो क्या ईश्वर बनारस में है और मगहर में नहीं है, ये मुझे समझा दो। और उस पर कबीर ने एक बहुत ही लोकप्रिय दोहा लिखा, जो आप सभी जानते होंगे, लोका मतिका बोरा रे। ये जो दुनिया है उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। लोका मतिका बोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कहाँ निहोरा रे। अगर काशी में ही कबीर को शरीर त्यागना है, तो राम की खुशामद में क्यों करूं, यहाँ तो कौवा भी मुक्त हो जाता है। उसके बाद वो मगहर गए और वहीं उन्होंने समाधि ली। और मगहर कभी मौका मिले तो जरूर देखिए, एक तरफ मस्जिद है, एक ही प्रांगण में मंदिर है और फूल रखे हुए हैं, और वहां कबीर का भजन चलता है, अच्छी जगह। और पीछे गुफा में जहां उन्होंने समाधि ली थी, वो नीचे सीढ़ियां हैं, उसी पर जाके वो साधना करते थे। वो भी पीछे अभी सौभाग्यवश है, वो देखने लायक जगह। खैर, वो तंत्र पीठ है एक तरह का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कभी भी जो कोई उठकर ये समझा दे, इतिहासकार या जो विवेक सम्मत बात करते हैं, वो लोग समझा दें कि ये कहाँ से परंपरा आई, तो ये फैलती गई, एक मंदिर के बाद सैकड़ों बने। खैर, तो ये एक बात, इतिहास की बात यहीं छोड़ देते हैं। और इसका निदान जो है, इसका निदान यही है कि जब तक विवेक से धर्म वो पे संचालित भी है नहीं होगा, इसको बीजेपी तब को तक ये समस्या खड़ी होगी, समस्या रहेगी। और भावना केंद्रित जब तक ये सोच चलेगी, ईश्वर ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भक्ति जो है पूरी तरह भावना केंद्रित है, लेकिन भक्ति का स्वरूप अलग है, उसकी दिशा अलग है, और जगत की दिशा अलग है, प्रे और शे की दिशाएं अलग हैं, जैसा कि उपनिषद में भी स्पष्ट किया गया। तो
समस्या के समाधान के बारे में और लोगों से भी मैं सुनना चाहूंगा। समय मैंने बहुत लिया, अब गुजारिश है कि इस बात चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप हमारे मुख्य वक्ताओं में से हैं, इसलिए आपके लिए समय का कोई बात ही नहीं है। जब कभी बहुत हमारे और भी स्पीकर होते हैं तो मैं रोक ही देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मीरा दी ने हैंड रेस किया है, सो आई रिक्वेस्ट हर टू प्लीज अनम्यूट सर। नमस्कार सभी को। मैं हरानंद दादा से इत्तेफाक रखती हूँ। दादा ने जैसा कि पॉइंट आउट किया कि कहाँ लिखा है, और अगर आप रियली डीप रिसर्च और स्टडी में जाएं, मैं अभी कर रही हूँ खुद। दादा तो इतिहास के स्टूडेंट रह चुके हैं और मैं अभी योग में अध्ययन कर रही हूँ, और मेरी स्टडी डिप्लोमा कंप्लीट एडवांस कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे चारों वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद एंड उसके बाद 8 स्कूल ऑफ थॉट सारे पढ़ाए गए। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है अभी तक जो पढ़ाया गया। हाँ, पूर्व मीमांसा और पश्चिम मीमांसा में पूर्व में बोला जाता है, कहीं पे कर्मकांड के लिए व्याख्या किया गया है, वो उनका मानना है। बट अगर आप बहुत जगह, कुछ जगहों की मैं नहीं मानता कि आप निराकार ब्रह्म की से ही आपका हो जाएगा। हो सकता है कुछ मुट्ठी भर, लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं और तंत्र के बिना किसी भी चीज का अगर तंत्र विद उपनिषद, वेद या फिर किसी भी स्कूल और थॉट पे जाए तो तंत्र ही प्रधानता है। और कुछ चीजें जो है वो कहाँ लिखी है, धीरे धीरे एक ब्राह्मणवाद आया और उसके बाद इस तरह का प्रचलन बढ़ता गया कि भगवान यहाँ है, लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करके कि इसी चीज में होगा, इतनी मंदिर बनवा दिया जाए। और ये इस तरीके से साइकोलॉजिकली घर कर गया है कि अब लोग खुद भूखे मर रहे हैं, लेकिन खुद ही वो अपने मतलब अपनी सारी चीजों को, उनको खाने के लिए पैसे हो ना हो, लेकिन उनका सेंटिमेंट इस तरीके से जकड़ लिया गया है, हावी हो गया है उनके ऊपर, उनके माइंड के, उनके थॉट के ऊपर कि वो उन लोगों का, जनता ही क्रेजी हो गए हैं कि नहीं बनना चाहिए, राम लला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। बट राम कौन है? राम से कोई लेना देना नहीं है। उनके इतिहास को अगर राम को जाने, उनके त्याग को जाने, अगर पढ़े तो उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें भी देखिए वहां तो समर्पण और त्याग की बात बताई गई है कि भाई भाई के लिए त्याग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्हीं के नाम पे मार काट रहे हैं, तलवार लेकर के क्षति पहुंचा रहे हैं, और उस नाम पे धर्म और संप्रदाय के नाम पे हमला हो रहा है, होने लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक नहीं है, धर्म संप्रदाय टॉपिक नहीं है हमारा, है कि क्या ये नीड है समाज की। अगर हमारे पास रियली सरप्लस है तो सोचा जा सकता है, बट कितना, वो भी विचार करनी है कि कितना हमारी नीड है। हमारे समाज में भूखमरी अगर है, बेरोजगारी अगर है, हम हाउ जो 5 फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, वस्त्र, आवास और एक ध्यान से निकल रहा है। तो जो 5 जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले फुलफिल करना है समाज में। और उस रिक्वायरमेंट के लिए क्या हम लोग सक्षम, हम ध्यान दे रहे हैं? कितने स्कूल, जैसा कि पूनम दीदी बता रही थी कि लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों को अगर भगवान, हम कह रहे हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, उन्हीं के बनाए हुए जो बच्चे हैं उनकी हालत क्या हो रही है, इस पर बहुत जरूरी है विचार करना समाज में। और अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो समाज में ये तो इस तरीके से एक फ्लो बन गया है, और कोई सोचने के लिए नहीं, सब अपने थॉट को शटर डाउन कर लिए हैं। अगर पूछा जाए तो कितने % लोगों ने पढ़ा है इतिहास को, कितने लोगों ने ऋग वेद है तो हमारे जो वेद पुराण और जो भी जो इतिहास जो चला आ रहा है उस पर कितने लोगों ने रिसर्च किया है? पढ़ा नहीं है, लेकिन और जाने नहीं है, सुने और सुन करके लोगों से ब्राह्मणवाद जब आया और इस तरह का एक प्रथा चल पड़ा, और एक से सुन करके दूसरा, दूसरे से तीसरा सुनते हुए एक चलन बन गया है कि
हमें तो मंदिर चाहिए, और इस तरीके से इसको एक वायरस की तरफ फैला दिया जाता है कि लोग मार काट के लिए उतारू हो जाते हैं कि ठीक है, हमको भूखे मर जाएंगे लेकिन हमें ये बनना ही है, इतना करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया उसमें लगाने के लिए तैयार है। बहुत ही देख करके व्यथा होती है। और सबसे बड़ी बात है, दादा राजेंद्र दादा एक दिन प्राउड पे पढ़ा रहे थे और बहुत ही सुंदर मुझे वो लाइन लगा कि 40% और 30% लोग वो वोट देते हैं जो कि शिक्षित ही नहीं है और जिनको कि अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी वो देते ही नहीं है, वो जानकारी। तो आई थिंक गूंज रहा है आवाज। तो जैसा कि दादा बता रहे थे कि प्राउड में ये प्रावधान है कि तो किसी का माइक शायद दो डिवाइस ऑन है तो गूंजने लग रहा, सॉरी। तो प्राउड के प्रावधान के अकॉर्डिंग अगर जनता को जब तक हम अवेयर नहीं कराएंगे, उसके लिए जो सिस्टम प्राउड में दिया गया है उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक कि समाज में परिवर्तन इतनी आसानी से आएगा। यथा राजा तथा प्रजा वाला कहानी चल रहा है कि उनके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया जाए, समाज में सोचने समझने की आपकी क्षमता को शक कर लिया जाए, खींच लिया जाए, और उसके बाद जो चल रहा है भेड़ चाल में निकल पड़े सब लोग। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच पूनम थैंक दीदी। यू सो मच मीरा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार व्यक्त करने के लिए। सबके विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हम सब इस मत पर तो एक मत है कि नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो हर किसी के पूरे होने चाहिए। उसके अभाव में लोगों के पास जो एजुकेशन नहीं है, रहने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो और भी वो परिस्थिति बस लाचार है, उससे लोग कुछ भी करा पा रहे हैं। अगर किसी के पास भोजन नहीं है और आप उसको एक बॉटल दे दे और एक मुर्गे की पीस दे दे, तो उस पे वो वोट देने को तैयार होता है। आपका वोट इतना सस्ता हो जाता है क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुरेंद्र रेड्डी दादा से, उन्होंने हैंड रेज भी किया है और मैं उनको देख भी पा रही हूँ, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो अनम्यूट करें और वो अपने विचार व्यक्त करें। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ दादा, यू आर म्यूटेड। ओके। वेलकम टू दिस फोरम दादा। नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। बहुत डेप्थ में लोग बात कर रहे हैं। वेरी डीपली सब्जेक्ट इज बीइंग डेल्ट इन ए वेरी seriously, and so I would like to show certain other dimensions are in a different way. See, in 1920s में 3 विचारधाराएं हमारे सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में उभर के आई है। तो मैं थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी कोशिश करूंगा। और ये 3 कौन है? एक विचारधारा है कि हम अगर पॉलिटिकली फ्री हो गए फ्रॉम दी आजाद हुए तो अंग्रेजों से, तो हम बाकी आर्थिक और सामाजिक इश्यूज हम निपट सकते हैं और हम समाधान निकाल सकते हैं। तो पहली की है, द की और द हिंज, क्या बोलते हैं उसके ट्रिगर, ये कि आप पॉलिटिकल फ्रीडम के वास्ते लड़िए। ये एक विचारधारा थी। दूसरा विचारधारा था, क्योंकि वही टाइम पे सी हमारे 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते थे उसको। वो बहुत प्रभावित किया हमारे स्पेशली राइटर्स को, थिंकर्स को इंडिया में। तो अगर आप बात वो जमाने में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड ग्रेटली एंड मेनी पीपल नो वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्टिस्ट इन आवर सोसाइटी। तो लेफ्ट का क्या थिंकिंग है, आप इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको पॉलिटिकल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम का आपको ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू गेट इट। सो द की इज इकोनॉमिक लिबरेशन। और तीसरी विचारधारा थी कि सोशल सोसाइटी में है बहुत कुरीतियां हैं, लाइक कैस्टिज्म है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस है, डिवीजन है, क्या बोलते हैं ऑर्थोडॉक्सी है, ब्लाइंड फेथ है, या क्या बोलते हैं इरेशनल बिहेवियर है। so many ideas, ideologies are competing, and so what has happened is society is weak because is socially weak. सोसाइटी अगर वीक है
तो बाकी के we cannot achieve anything in society, anything. So they said that society itself has to be reformed or you have to bring changes. That is another approach. तो मैं अभी उसका नाम लूंगा, वो जो लोग इसका विचारधारा का जो लीड किए हैं। एक है ये जो कहते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम के आधार से हम दूसरे फ्रीडम्स को हम ला सकते हैं, सोशल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक। ये है गांधी एंड कंपनी, महात्मा गांधी एंड कंपनी बिलीव्ड इन दिस अप्रोच। एक सेकंड का थॉट क्या है, लाइक इकोनॉमिक फ्रीडम अगर मिल गया तो ऑटोमेटिकली यू बी फ्री फ्रॉम सोशल डिफिकल्ट इश्यूज एंड एज वेल एज पॉलिटिकल इश्यूज। ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल फ्रीडम आल्सो यू कैन गेट इट। सो इसमें क्योंकि दे आल्सो उसका जो रेशनल था, the reason for Britishers keeping this colony was only economic. For economic exploitation, they were ruling a dominion of Indian dominion was under the British rule because they wanted to exploit the country. So totally under the, so once you attack the basic, the economic exploitation of the Britishers, so the rest of the things like political and social freedom will automatically come. ये है that was left का, ये हमारे M.N. Roy was there, and those leftist thinkers were there, and M.N. Roy is one of the leading exponent of this particular kind of thing. तो तीसरी धारा जो है ना सोशल रिफॉर्म, अगर सोशल रिफॉर्म अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द फ्रॉम द पॉलिटिकल एज वेल एज द इकोनॉमिक फ्रीडम। ये कहते हैं, इसका जो चैंपियन थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब। Dr. Ambedkar believed, first of all, social approach or social reform, social, so unless social evils are not removed, we cannot deal with the what we call the other issues of political freedom. Unfortunately, it is the people who advocated political route of politics. So once you get political freedom, automatically you will be free from economic issues and also social issues. Unfortunately, after 75 years, now we realize that political freedom was a sham. See, today Ambedkarites are crying that what happened to society? Casteism is still there, and social evils are still there. Child marriages are there. What do you call illiteracy is there. The tribals and Harijans are suffering. So there are all these things are there. Social issues are not set, or not have been attended. And what about economic issue? See, today economic inequality has reached its what you call as apogee or something. Height of inequality is increased. So unfortunately, in this country, what the political freedom has offered us is yes, status quo. That is, in the rural areas, the feudalism will remain, and in the urban areas, capitalism will be there. See, in the European countries, feudalism was finished and capitalism rose in its place. But in India, we had a parallel structures. Feudalism was there and also capitalism was there. And you see, even today, panchayats are there in the rural areas, the villages, in the patriarchy is there. Women are dominance over women is there. Exploitation of this woman is there in the rural illiterate, semi-literate masses. And you have feudalism in the rural area, and you have capitalism in the urban area or urban sector. So we have failed the resources which were supposed to build our new society of India after independence was a failure because of this approach where politics was given most important aspect of freedom movement. And the Ambedkarites and the leftist thinkers like M.N. Roy and all, see, they failed to succeed because why politicians succeeded, political approach succeeded because it offered the continuation of exploitation in the rural areas by the feudal elements and by the capitalists in the industrial sector and the urban sector. So it offered them that freedom to continue the exploitation. So that is why today we find that the freedom, political freedom
delivered empty. See, the promises of political freedom were empty. And we see ourselves in a very, what do you call, a very tragic situation, that wherein we have not progressed at all. In spite of this country being endowed with very good resources. We have very good sunshine. We have got very good, what you call, climatic factors, soils, Gangetic plain is there, very fertile Gangetic plain is there. So many rivers are there, and we are endowed. And you see a country like China, which has got less sunshine and less resources in terms of fertility of soils and everything, and it is now number one. And India is nowhere, and its economy is 2.5 to 3 times bigger than the Indian economy. Imagine 2.5, 3 times. See, 2.5 times bigger than Indian economy. And we all started at the same time, in 1950s. They have, see, at least there is no poverty there. There is no hunger there. There is no deprivation there. China. Today in India, in the name of what we call freedom, political freedom, ultimately we have got 71% of the population, which is not able to get enough nutrition. They don't have enough food. 71% of the population. 80% of the population, 80 crore people are 80 crore population is just begging for ration from the government. This is the resource. What you call, rather, there was no attempt at utilization of resources for the welfare of society. It was only continuation of feudalism, continuation of capitalism. Namaskar. Thank you so much, Dada. Whereas ration distribution is concerned, I see that many people who do not need, they are also being given, and I think they are being made handicapped for future. Those who can cultivate, can serve, we should take their services, not we should just give doles to them. Thank you so much, Dada. Now, Srija Didi is there. I would like to hear from her if she is comfortable. Srija Muralidharan Didi, are you able to contribute something? Srija Didi? If not, then I will request Rajendra Dada. Yeah, Srija Didi is there. Yeah, you are welcome to this forum, Didi. Yes, namaskar. Yeah, this is something we all really have to think about. When it comes to this point, actually, we were supposed to look into what, how the mobilization of resources are on the wrong path. I thought that was the topic that we were trying to, focus on. And, of course, that area of, the investment into more of, beliefs and systems, rather than, bringing up people and infrastructure. It is more into, mobilizing opinions so that the country will stand divided on faiths and beliefs. That seems to be the path that is presently being taken, on the basis that, there was a period when there was suppression of religions, and now, as if to take back or to, bounce back or give back, we are taking a stand. So, as I understand, this is what is really, we are talking about Hindu Rashtra. It is really not in terms of, what the people really want from independence. People want real independence, not infighting. If the leadership is not able to recognize
it's not able to. It is about taking political advantage of faiths and beliefs. Then it is more into dividing the country rather than running the country as a leader. So if we are not able to discuss on that line, we may not be very clear as to where we are approaching, because the topic was basically, I understand the topic was basically on that subject. So let us be very clear. It is not right for a country like India to go on the basis of rectifying the past. Past has happened. Eye for an eye will make the whole world blind. Everybody knows that. Is there any doubt on that? Nobody, no citizen will have a doubt on that. But it is the insecurity. The insecurity is being blown up in terms of facts and figures, and the mentality of majority is turning to be like, okay, now we will have it. That's not what the freedom, by freedom we mean. We did not mean that. A common man wanted to be independent of exploitation. Nobody wants to be a slave for anybody, for that matter. No human being wants to be a slave. And that is what our constitution we took up for. And if the constitution does not say, why should it be said by a leader? If it's not allowed in the constitution, you are anti-constitution. What you're saying is unconstitutional. So how are the leaders able to talk in such terms? It is because the will of what is intended by the constitution is not being implemented. What is intended by the constitution is not being focused. Even one speech, one hate speech, should provoke the reaction. But today, the situation is political leadership if you are a political leader and if you are on the ruling side, you do everything you want. And once you come on the opposition, the banner comes up. Whoever says anything unconstitutional should be stopped. Why is it that the courts are not able to act on it? Because these are cases which are unconstitutional. There is suo motu provision. But the courts are not independent. Independence of judiciary is still not the truth. Though it may have changed very much to our interest, but still, when we look at what is happening in these sort of situation, you are not able to speak openly. You speak, there is always a Damocles sword hanging on your head, and people don't react. If it is unconstitutional, it is unconstitutional. We are not talking anything like you said this, no. You are doing this, no. We are saying if it's unconstitutional, it's unconstitutional. You cannot, because one faith is doing something, it does not justify something wrong. It does not justify the other faith also doing the same thing. And being in political power, being a constitutional, holding a constitutional position, you cannot do it. But we are not able to say. Once it becomes a majority, a rule of the majority is not about doing something unconstitutional and not being questioned about it. If you are wrong, even if you are a majority, the opposition should be able to speak out. But the problem with the opposition today is they are also not focused in fighting. And there comes the role of independent units, independent
people of independent thoughts. And if it is unconstitutional, go ahead, say it. It can be through opinion polls, it can be through petitions in court, it can be various ways. But we have to speak out and say it's wrong. The country needs people to come out of poverty, people to have their needs fulfilled, and then there's no question of vengeance in any way whatsoever, because that is actually going against the constitution, and it's not just the constitution, it is going against the will of the nation. We have to be very clear on that. We can't go around the bush and say, like, okay, we are not going to touch that topic. No, we have to be truthful in this discussion and just put our opinion. We are not saying anything which is anti-national or unconstitutional. Let us just be open, because an investment that is made in crores, because it is against the election commission's regulations. You cannot do this after election has been announced. So everything is being done in violation, and because you have the power, nobody questions. So look, I would prefer that the discussion goes in that direction, and probably we'll not just be on the basis that what you have done is wrong. No, we will go on the basis of what can be done right. What can be the investments? The discussion could be on what could be the investment and how that direction should be, and what Prout says about it, and why, yes, dogmas no more. Why people's opinion should matter, why we should not be going this way. This is my suggestion, that the direction should come open. Thank you. थैंक यू सो मच दीदी। दीदी का कहना है कि जो डायरेक्शन, जो हमारा टॉपिक है कि किस तरफ हम हमारे खर्चे जाएं, उस तरफ हमारा फोकस हो, और जो बातें हम कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसके लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं, इसलिए इस पे हम खुलकर के डिस्कशन कर सकते हैं। जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं हम तो सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं होने से चीजों को दूसरे डायरेक्शन में मोबिलाइज किया जा रहा है। दीदी का यही कहना था। सार रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजेंद्र दादा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू दीदी। सभी लोगों को नमस्कार, एंड आई होप आई एम ऑडिबल। या दादा। So I agree with what my Didi Srija told, that we are here to, find that what is the need today, that is more important than what it was in past. And that is what Surendra Reddy Dada told, that even after 76 years of independence, कोई सिर ऊंचा उठा करके सिचुएशन बात करने लायक नहीं है हमारे परिवर्तन में. And the people who are just playing around GDP and thinking that everything is fine, and दुनिया जानती है, भारत के लोग, आम पब्लिक जानती है कि ये सच नहीं है. And politicians are not the people, and they are the reason they are not able to let people forget the past. For example, divisive tendencies like caste, religion, like sentiments. And this I come into my mind because Surendra talked about this क्या डॉक्टर अंबेडकर सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे. तो जो प्रौत का हम इसमें एक लाइन आएंगे. So my country, poor people, they are really uneducated to understand the trick easily played by these politicians and swayed the very purpose, and morality is faded, it is known, and the basic needs are not guaranteed, and so the fear is there, so they cannot speak out. And that is what to some extent my Sijali was mentioned.
So situation is not that if you are frank enough and not talking against constitution, the law is such that he can be booked, and very rare people will dare to go against the the wave. But yes, someone has to take this lead, otherwise things are moving in the direction which is not good. In some countries, for example, Baba has given, I'll give now the proud example, where how it divided is, the very reservation started on caste basis. This is absolutely not desirable if you want to really bring the society up as a society and not as a fragmented society. But what we did is, that is what Baba is saying somewhere, that it should have been, reservation should have been to bring everyone up who are at the lower level in economy, in whatever caste they are. So this should not have been caste basis. And that would have, the situation would have improved also, because there is no one to exploit, and this is quite logical. The poverty can be of anyone, whether you belong to any sect of society, any caste of society. And that would have brought people much together. This is what Proud says. And we feel after going through the Proud policy of reservation. And this, why I'm talking of reservation again and again, because in the name of reservation, the caste system has been so much, given importance by politicians to meet their ends. And this is one very, and one other thing I wanted to say, that जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, जो बेसिक बात की बात करते हैं, see the Sanatan Dharma, as my Dada Haranandi was rightly pointed out, Sanatan. So see, सदाशिव ने बहुत ऐसी बातें कही हैं, बाद में कृष्णा ने भी कहा है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हम मतलब एक श्लोक है, उसको श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो लोग हैं, वो जो सनातनी किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। जैसा हम लोग भी जानते हैं कि सर्वभूतेषु की जब हम बात करते हैं, एवरी एक्सप्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज द form of Paramapurusha, the cosmic consciousness. Then why we differentiate? यदि हम अपने आप को सनातन ही कहते हैं, then how we are differentiating each other? This is typically, इसलिए बाबा बड़ा एक लाइन में बोल देते हैं कि जो भगवान को मानता है वो कास्ट को नहीं मानता है, और जो कास्ट को मानता है वो भगवान को नहीं मानता है. This is quite logical. जब हम ये सनातन धर्म कहता है कि सब में वही परम पुरुष वास करता है, सब उसी के रूप हैं, तो where this comes? It means you are fooling in the name of Sanatani, in the name of religion, to the entire community, because they are poor, because they are uneducated, and because they are not standing on their feet strongly economically, and they are taking undue advantage of that. And the reason is basic. We are led by politicians and not by leaders. And so this is my view. Otherwise, we all know that where the priority should have gone, the priority should have gone on agriculture, because the basic needs should have been priority. That's what Prabhupada says. And basic needs, if you count, most of the basic needs are coming from the agriculture part. And what part of agriculture, a budget, if you see, what percentage of GDP is being invested there for reforming? Even if it is there, it is very slow. And we have enough food, but still people are being given food in what do you call, भीख की तरह बोलेंगे या दान की तरह दिए जाते हैं. You see what you are doing, so crore of the people, what Reddy ji mentioned, percentage almost 70. कितना हम inferiority complex उनमें डाल रहे हैं, that is one. Second, जो हमारी पूनम दीदी बोल रही थी, एक तो inferiority complex डाल रहे हैं, दूसरा उनको काहिल बना रहे हैं. So we are not going in a direction. The direction, what is happening is, even the leaders, the top leaders are thinking for coming 5 years.
and not beyond that. If they would have thought, why am my basis of my statement is, तो 75-76 साल के बाद भी हमारी आज एक कंडीशन नहीं रहती. So the thinking has to be, so unless there is a will, political will, nothing is going to change. It will be as we have passed 75 years and celebrated our what do you call some jubilee. Maybe the 100 years jubilee will celebrate like that only, and not going to, if you want any change, there has to be a very mool-chul change, and that is not visible. It is visible in words, and that was from day one. ऊंची ऊंची बातें सब करते हैं लाल किले से, but practically how you are going to achieve that. Let us take an example of, हम कई बार हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करें, तुम्हारे पास अरे जब तक नैतिकता तुम बच्चों को प्राइमरी स्कूल से नहीं पढ़ाओगे, जो 20 साल के बाद जो जनरेशन आएगी उनसे तुम उम्मीद कर सकते हो. टुडे इट इज एब्सोल्युटली फेयर्स. ये तमाशा है और कुछ नहीं है. अदरवाइज देयर आर, इन द नेम ऑफ, if you ask how the budget should have been allocated, I think that is the theme of the talk today. The social welfare program. Proud talks about social welfare program based on purchasing capacity. And here people are believing that dole outs are the substitute for social welfare programs. Though there are so many social welfare programs, people awareness is not there. And then comes the infrastructure development. And what infrastructure? That too we have to, prioritize. Then comes the agriculture, healthcare situation, where we are in the world, you can see. Education, defense, of course, is a compulsion. Defense, investing on defense is a compulsion. Because of the, we have to survive, of course, in present world. Then the environmental and climate changes. अभी आपने देखा कि अभी environment का जो उसमें चाइना और इंडिया अपने आप को वापस दूर कर लिए, वो जो कोल नहीं बर्न करने का जो इश्यू था. It is fact, we cannot survive today if you behave like the developing countries and do not burn coal like fuels. We cannot survive. Then technological innovation. इस तरह से जो rural development की बात है, which ये बातें I feel, I'm cutting short, unless the proud points are taken, in the very sincere terms I'm talking, not talking because I'm a protest. So unless the facts are told as a facts, it is very difficult, we are not going anywhere. हम आप बजट को आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ही हमारा जाता है, जो हम लोन लिए हैं दुनिया से उसमें हमारा इंटरेस्ट ही जाता है 125.7. The figure is in front of me. US dollars. The major part, majority goes in interest. Then second is the defense. Then transportation. At the very bottom it comes the food subsidies. और वो भी आपको पता है कि बीच में लेना पड़ा था बजट का फिर से परमिशन, क्योंकि वो कम पड़ गया था. So it is what you call, अभी तक जो दिख रहा है वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि we have some long term plan and which is stable. And stable long term plan, if it is there, सबको दिखता है कि मनसा क्या है. अभी तो मनसा यही दिखती है कि पॉलिटिक्स करना मनसा है बस. जीडीपी बढ़ाना मनसा हो सकता है, but GDP is not the criteria of, सबके सुखी होने की क्राइटेरिया नहीं है GDP. So thank you very much, Didi. I think I'm not prepared, but just I talked, something came to my mind. Thank you. आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉट प्रिपेयर्ड तो कह ही नहीं सकते हैं. Haranan Dada, please. I have a point. Yes, probably I was mistaken. I was understood on the wrong side of the fence. मैं शुरू में इस बात को इसीलिए हाईलाइट कर रहा. I was trying to highlight this point that this is happening due to illiteracy, due to lack of education, and that's why irrationality is prevailing. Now, one thing we should understand that we cannot pass on the whole buck to leadership, because leadership may be having its own political compulsions. Electoral democracy में वोट लेना और सत्ता में आना एक मजबूरी है. So I'm not justifying what their approach. What I'm telling, it could be an electoral compulsion where the arithmetic of votes really matters. What really they are not going to change their minds because we desire that they should change.
Basically, as long as the masses are not literate, they are not conscious about their rights, that socio-political consciousness is not there. जो पूनम दीदी ने कहा कि मुर्गे पे वोट चला जाता है, और गांव के पंचायत में तो क्या होता है वो सब लोग जानते हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन मुखिया चुनाव, एटलीस्ट इन बिहार, एटलीस्ट आई नो ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस हियर. तो बेसिकली लीडरशिप ठीक है, इज टेकिंग अस ऑन द रॉन्ग पाथ, बट वो कहते हैं, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व. तो जब तक हम लोग इस तरह मूक बधिर की तरह पड़े रहेंगे और मुर्ग मुसल्लम और शराब की बोतलों पर वोट बिकेगा, और जब ग्रास रूट लेवल में मुखिया के चुनाव में ही जो कारोबार हो रहा है वो सबको पता है, तो जब ग्रास रूट लेवल में ये जागरूकता है, गांव के युवक ड्रग्स और शराब पर वोट दे रहे हैं और मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, तमाम चीजें हो रही, तो इस स्थिति में एज लॉन्ग एज द मासेस आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, लीडरशिप को हम ब्लेम कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज ब्लेम द लीडर्स, बट इज दैट गोइंग टू गिव अस अ सॉल्यूशन? दैट इज द क्वेश्चन. आई लिव एट योर डोर स्टेप. क्या इससे समस्याओं का समाधान सामने आएगा? समाधान वही आएगा जो बाबा ने कहा कि मोर एंड मोर स्टडी सर्कल्स, लोगों को जागरूक बनाइए, शिक्षित करिए, और समझदार बनाइए. जो उन्होंने कहा, जो उनकी लिटरेसी की डेफिनेशन है वो सिग्नेचर करने वाली नहीं है. जो अनमार्क में लिटरेसी की डेफिनेशन वो है चीजों को समझना. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. तो ये बात मैं इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा था कि आम जनता भ्रमित इसलिए हो रही है कि हम भ्रमित होना चाहते हैं. अगर हम किसी चीज के पीछे दौड़ना चाह रहे हैं तो हर चीज में लीडरशिप का दोष नहीं है, वो हमारा भी दोष है. वो शेक्सपियर ने कहा है बहुत सुंदर, एक ब्रूटस और जूलियस सीजर प्ले में, जिससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा. द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings. दोष हमारे सितारों का नहीं है, दोष हम में भी है कि हम आज दबे पड़े हैं और दमित हैं. थैंक यू. दिस वाज आई थॉट के शायद मेरे विचारों पर गलतफहमियां हो रही हैं, तो मैंने कहा स्पष्ट कर दिया जाए. नहीं दादा, there is no doubt, there was no गलतफहमी at all, but yes, you rightly said. जो आपने पॉइंट बोला बहुत वैलिड थे. हम ये कह रहे थे कि दादा लीडरशिप को देखिए, एंटायर पावर इज देयर इन देयर हैंड. इफ दे विश थिंग्स विल चेंज फास्टर. बाबा भी एक एग्जांपल देते हैं, मोकामा बोलते हैं नदी के किनारे खड़े होकर के कि देखो जी यहाँ कोई आम आदमी खड़े करके बोले कि यहाँ पर पुल होना चाहिए, उस समय पुल नहीं था शायद, तो कोई नहीं मानेगा. लेकिन इफ प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स हियर एंड टेल्स कि यहाँ पर मोकामा में पुल बनना चाहिए, देन things will start happening. So leadership को तो बोलना ही पड़ेगा. और ये सच है कि they are the अगुआ वमन. बट अभी क्या सिचुएशन हो गया, जो आपने बहुत सही बोला दादाजी, कि अभी सिस्टम ऐसा है कि आप भी जानते हैं कितने लोग जेपी आंदोलन से बड़े अच्छे नैतिकवान लोग निकले उस समय के सो कॉल्ड, बट सिस्टम ऐसा है कि इधर से सोना भी डालिएगा तो उधर से गोबर ही निकलेगा. एंड दैट इज द सिचुएशन टुडे. And it is, you rightly said, कि Baba has shown the path and that is the only path. It is taking time. I mean, there are 100 reasons for that. जब तक आम आदमी जागरूक और जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक जागरूक नहीं होगा. I mean, बहुत बड़ी, और ये जितना समय बीत रहा है दादा, it was so easy changing things just after independence. Now it is becoming tougher and tougher with time. There is no doubt. अब वो लोग इतने पावर में हैं, आप भी देख रहे हैं, आप मुंह खोल के कोई भी देखे आज उनको ठूस देगा साहब, वो फिर वैसे ही पड़े सड़ जाएंगे जेल में. आज की सिचुएशन तो ऐसी है. ये सिचुएशन बहुत पहले नहीं थी. संपूर्ण क्रांति अब संपूर्ण भ्रांति हो गई. राइट, यू कैन से दैट. इट्स रियली वेरी सीरियस इशू, वेरी सीरियस इशू. I think that was visible in the voice of Didi. She's not there. Sirja also. उनके वॉइस में भी वो झलक आ रही थी. एंड आई मीन वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन, यू राइटली सेड, बट थोड़ा क्रिटिसाइज करके ही सॉल्यूशन आता है. टाइम लिमिटेशन इतना रहता है इन फोरम्स में कि आप अपनी बात का एक पहलू ही हाईलाइट कर सकते हैं. जैसे रेड्डी बहुत कुछ कह सकते थे, पर उन्होंने वो 3 थियरीज की बात करके पूर्ण विराम डाल दिया.
नो दादा, कहीं आपने ठहरना बहुत पड़ता है। सही किया। वहां से मेरे को एक इन्फ्रेंस आया कि सब आजकल अपने आप को सनातनी बोलता है, सनातन का सब पता नहीं है। अरे तो कम से कम जानो कि सनातन क्या है। यू आर नॉट एट ऑल अ सनातनी, तुम धार्मिक हो ही नहीं इफ यू गो विद द डेफिनेशन ऑफ कृष्णा, शिवा और व्हाटएवर। So thank you, Dada. We I'm should now, sorry. if time is left, we should now request Poonam Didi to ask the Honorable Didis to have come up with their opinion. Yeah, sorry. Thank you. And I'm waiting for you only. Oh, sorry. Sorry for interrupting the whole conversation. नहीं दादा, इसको लाइव बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस होना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों ने इसको जीवंत बनाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोक सकती थी, दीदी लोगों का हैंड रेज भी था, लेकिन मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है आप लोगों को। हम लोग यहाँ अच्छे लोगों को सुनने के लिए ही बैठते हैं, अदरवाइज सुनने को तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन वो चीजें सुनना नहीं चाहते हम कुछ और सुनना चाहते हैं, इसीलिए तो हम इस फोरम में बैठते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मीतू दीदी से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू दीदी, मैंने अनम्यूट कर रखा है। आई बिलीव आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी हियर। नमस्कार, एम आई ऑडिबल दीदी? दीदी वेरी Yes. मच। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली जो टॉपिक था वो ये था कि the money that has been collected by different sources for the making of any religious temple, mosque or whatever it is, and that is not allocated properly, matlab it should have been allocated to much needed places like hospitals या old age homes या schools। ये हमारा एक टॉपिक था। So I just want to throw a light on a small thing, that is how this money is coming। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 6,000 करोड़ आ गए या 600 करोड़ आ गए, मुझे फिगर याद नहीं है। पूनम दीदी जो आपने अभी बताया था, it is not, there is a racket, there's a kind of a complete institution working to extract the money। ऐसा नहीं कि सबकी धार्मिक भावनाएं हैं और सबके सब आ गए। किसी टाइम में ऐसा होता था कि पंडित जाके बोलता था कि आप गाय दान कर दो तो उसकी पूंछ पकड़ के आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे, या आपका पोता ये करेगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। दैट फियर फैक्टर वाज देयर। अब किसी को डर नहीं लगता है, किसी को नहीं पता स्वर्ग में, या कुछ लोग होंगे बट दे आर फ्यू इन नंबर्स। और जो लोग हैं वो हजारों करोड़ रुपए देने वाले नहीं है। हजारों करोड़ रुपए आए कहाँ से? हमारा कंट्री इतना अमीर तो है नहीं। एक पूरा रैकेट, एक पूरा इंस्टीट्यूशन, एक सोची समझी ऑर्गेनाइजेशनल वे में, सिस्टमैटिक वे में इस पैसे को निकाला जाता है। कैपिटलिस्टिक लोग, वो लोग इसमें पैसा देते हैं। 10 करोड़ वो आदमी देगा जिसको पता है कि मैं इसी जगह से 100 करोड़ कमा सकता हूँ, या अगर मैं 10 करोड़ दे रहा हूं तो आई हैव अ बेनिफिट ऑफ 100 करोड़ फ्रॉम सम अदर प्रोजेक्ट। ये इस तरह के लोग इसमें आकर पैसे दे रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद टेम्पल मेकिंग और मॉस्क मेकिंग। उनको अपना बेनिफिट देखना है, इसलिए वो इस तरह के पैसे दे रहे हैं। उसके बाद जिसके पास पैसे आ गए, आपको पता है कभी भी सीएजी उस जाके ऑडिटिंग नहीं कर रहा। जो 6,000 करोड़ आज आपको दिख रहे हैं, आज से 5 साल बाद वो दिखेंगे भी नहीं। यू नेवर नो वो पैसे कहाँ चले गए। 100% उसका यूटिलाइजेशन मंदिर में भी नहीं होगा। देन एक और भी तरीका है, पॉलिटिकल लॉबी भी चलती है। बहुत सारे ये जो गुरु लोग हैं, आई टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, महेश योगी, ओशो, ये लोगों ने क्या किया? दे हैड अ वेरी गुड पॉलिटिकल कनेक्शन। दे हैड अ कैपेसिटी टू इंटरवीन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। उनको भी ये लोगों को खुश करना होता है तो वहां भी पैसे चले जाते हैं। किसी को कोई वो दिलाना है, बहुत सही तरीका है। किसी को अगर किसी को कोई टेंडर दिलाना है तो कोई भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ही विल से कि हाँ ठीक है, मेरी जान पहचान है, आई विल गेट यू द टेंडर, आपको इतना % देना होगा मंदिर के अकाउंट में। मैं आपको तेल के कुएं का टेंडर दिला देता हूँ, आपको हमास के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। दे आर फाइटिंग फॉर अस। This is how the money is collected by all wrongdoing. They are collecting the money. और फिर उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है? वो मंदिर में तो जो लगेगा लगेगा, और मंदिर में मेरे ख्याल से उसमें से तो नहीं लगता वो पूरा पैसा जितना आ रहा है, दैट इज नॉट प्रॉपरली डिक्लेयर्ड। जो डिक्लेयर किया है उसमें भी वो एक और काम हो जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन भी मैं आपको बताती हूँ, ब्लैक का व्हाइट। बहुत सारे लोग हैं हु आर इन द
30% ऑफ देयर टैक्स डिडक्शन, उनको क्या कहेंगे कि आप आ जाओ, 5 लाख 10 लाख का डोनेशन दीजिए मंदिर के अकाउंट में, कुछ परसेंट हम काट के आपको चेक दिला देते हैं, या आप चेक से चेक दिला देते से दीजिए और हम आपको कैश दिला देंगे, और इस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, दिस इज नॉन टैक्सेबल। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन द नेम ऑफ डोनेशन। पूरा ब्लैक का व्हाइट होता है। या इस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन होता है, इस पैसे का एक और यूटिलाइजेशन होता है कि ये पैसा मार्केट में ट्रेवल करता है, मार्केट में बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदी जाती है इस पैसे से, मार्केट में या इलेक्शन में जो पैसा लगता है, जितना पैसा कलेक्ट हुआ है उसमें से कुछ पैसा इलेक्शन में भी चला जाएगा। these monies are not utilized for the cause they are collected for। कहीं कहीं तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए धमकियों का भी काम चलता है। अभी तो मैं आज पढ़ रही थी कि कनाडा में वो जो पुन्नू जी हैं, मिस्टर पुन्नू, who escaped a murder attempt because he restricted a particular group from extracting the money from new NRIs। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे कनाडा में, बिकॉज देयर पार्टी इज ब्लेम्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मनी इन कनाडा। तो इसी वो तो वहां पे हाईलाइट हो गया। यहाँ भी ऐसा ही होता है। आप जाइए, दुर्गा पूजा पे आते हैं लड़के लोग, आप एक बार उनको मना करके देखिए वो कितना झगड़ा करते हैं आपसे। सो फोर्सिबली मिडिल क्लास को पकड़ के ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़े लोगों को पैसा इसलिए इकट्ठा करें ले रहे क्योंकि या तो उनका ब्लैक का व्हाइट होगा, या उनको टेंडर्स मिलेंगे, या उनकी वहां पर एक स्टेक होगा, और वो पैसा या तो आगे जाके ब्याज पे दिया जाएगा। बहुत पैसा, बड़े सारे बिल्डर्स जो है वो पैसा उनको जरूरत होता है, दे डोंट गो टू द बैंक फॉर गेटिंग दिस, उससे ज्यादा वो आउटसाइड मार्केट से भी पैसा लेते हैं। वो पैसा भी यहीं से निकल कर आता है। वो पैसा शेयर मार्केट में लगता है, वो पैसा सट्टे में लगता है, जुए में लगता है, सब जगह वो पैसे का यूटिलाइजेशन होता है। तो अगर कोई पैसा इकट्ठा इतनी गलत मेंटालिटी से हुआ है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि इस तरह का पैसा अच्छे काम में यूज होगा। उन्होंने तो मंदिर के लिए भी नहीं कलेक्ट किया, दे आर कलेक्टिंग ओनली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। सो व्हाट शुड बी डन इस केस में? गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ पुटिंग अप अ हायर लिमिट, कि इतने से ज्यादा अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है किसी भी डोनेशन में भी, देन CAG हैज टू कम टू ऑडिट दैट रिकॉर्ड। उसके पैसे का हर महीने का खर्चे का ब्यौरा, अब बिल्डर्स का भी तो इन्होंने एस्क्रो अकाउंट बनाया है। बिल्डर जितना भी पैसा प्रॉपर्टी बेचता है, उसका 75% उसे उस प्रॉपर्टी पे खर्च करना होगा, तभी वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। पहले बिल्डर्स के प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते थे। सिमिलरली गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उस पे कोई ना कोई एक लिमिट लगाई जाए, उसका एस्क्रो अकाउंट खोला जाए, उस पे ऑडिट बिठाया जाए, सो दैट द मनी शुड बी सेव्ड एंड दैट मनी का कुछ परसेंटेज हैज टू गो इन अ डिफरेंट यूजफुल डायरेक्शंस। तो अगर गवर्नमेंट ये सब काम नहीं करेगी, अब गवर्नमेंट इन्हीं के पैसों से बनी है, तो इट इज गेटिंग डिफिकल्ट, बट सोल्यूशन मेरी नजर में तो यही आता है। थैंक यू दीदी, नमस्कार। थैंक यू। अब मैं सृजा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो काफी देर से वेट कर रही हैं। सृजा दीदी प्लीज। Yes, Didi. Yeah, good. You allowed me now, because I'll answer to what Neetu Didi has just said. That is about the electoral bonds, Didi. Actually, that issue was taken up by the Supreme Court also. You must have gone through that judgment, not the judgment, like the hearing, which, the question was that, why is it that you don't want a ceiling, and if there is a ceiling, the purpose was that there should not be, the binami companies or the sham, the shell companies. That was their contention. But as you said, if you have a cap and beyond that it will be investigated, then there is a reason for investigation. Then there is a binding on the parties who accept electoral bonds to disclose, what is it for and how is it being utilized. So that enactment should be clear,
as to how the utilization, how is it, what is the source, and how is it utilized. Both sides, in and out, has to be clear. Why should the government have it, under the table? Transparency is the most important thing if you are really talking about eradicating corruption. So you've exactly come to that point as to what is the purpose. The thing is, if it is done under the religious purposes, it need not be accounted, and that's being utilized. So if that is the cover, then the cover has to go. So it has to be taken in that direction, that whatever the resource mobilization that has been done, is it come to for the real purpose, or for what it is collected, and how is it accounted for? That's why Baba is saying like that our fourth pillar will be the accountant general. So accountant general's office, though they were questioned, that you can see in that hearing that they have not given a clear answer because they could not. So those are issues, it has to be addressed, and there is a reason why those things need to be questioned whenever they have to be. And also because vigilant citizen is not, it is not just like, but of course Haran Dada, what he said was exactly very true, that it is awareness that is more important rather than look up to the leaders, because we know that the leaders have their own limitations because they have an election to win and they do anything for that thing. So they are already limited in scope. So it has to come from both sides. There cannot be a leadership with this sort of a priority, and that needs to be questioned. Two-pronged approach is necessary, and the other side is bringing the awareness. When you talk about Sanatani, it is just looked at, what what has happened in the south, like in Tamil Nadu. Sanatani is okay, that's Brahmanism. No, that's not Sanatani. You got it wrong. Who is talking about it? And now it is going more towards it, because it is one party versus the other, and they're both on the wrong side. So there is no clarity at all as to what is Dharma at all. Sanatani Dharma is just an extension of it. It is basically the Dharma, human Dharma. So if people can understand this, and if the basic population, because what I understand as to how people really look at, especially the middle class, how they look at temples and culture is basically, okay, I don't know, so I'll just follow. We're all been there. I'm not a born Mardi, so I have been there. But basically, you just go on the basis that, okay, because there was a point where all these things were brushed aside and we just took on our lives and moved ahead. But when it comes to things you don't know, you just keep it aside and do what is said and just get away. But that actually, it has got to a level where it has come to the leadership taking advantage of that middle class and taking the election itself, the electoral agenda itself to that. So it has happened to such an extent that it's necessary that, that's not the priority. It has to be said openly. And of course, we have our systems. When we talk about Proud, when we talk about New Humanism, we have our systems where we have to start from the school to the adulthood, and then to the marriage, and then to the person's life itself. We have that system. So let us go ahead and start, working at block levels. I really wanted to say this, that for us, it would be working on our society, and as we have Samaj, we should be working at least to the level of our people, like, I'm talking about Margis, and then it goes to the next level. So once that insecurity part of it, like the 5 minimum needs, if it is being addressed, you can come out openly and start talking about, how I can be with the society.
But the problem today is like people are not equipped to even have their bread, winning the bread without insecurity. So if that is the status, then naturally 70 to 80% of the population is there, and there's no time for you to think about, okay, what is happening in the society, and then it doesn't happen. So therefore, it is important to implement, do it to that block level, and then grow in the Samaj level, and then you start integrating it. It doesn't, because awareness by just talk, we will not be able to do it. We have to, the model society has to work on, we have to work on the model society, and the model society will be able to spread the message. So this is my understanding. If I'm wrong in any sense, like, please correct me. And thanks a lot for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, Shreya Didi. You are not wrong. You are absolutely right. मेरी जो समझ है, मैं तो यही समझ पा रही हूँ कि हमें किसी और किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। हम जो जहाँ हैं वहां से शुरुआत करें तो एक अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि हर किसी की, वो चाहे सत्ता में हो, विपक्ष में हो, या वो डाउन ट्रोडन ही क्यों ना हो, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो, अनंत शक्ति उसके पास है। तो सभी लोगों को अपनी अपनी शक्ति लगानी होगी, और सबसे बेस जो है वो मॉरलिटी है। जब मॉरलिटी हमारे अंदर होगी तभी हमारी शक्ति काम करेगी। हर एक लेवल पे मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो काफी नीचे जा चुका है। इस वजह से सभी को परेशानी होती है, लेकिन इस बात को लोग समझने को, मानने को तैयार नहीं है, और यही सारी समस्याओं की जड़ भी है। हम फिर नेक्स्ट संडे एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। इसके से मैं, जितने लोग जुड़े, मैं उस सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। और हमारे 2 फोरम्स होते हैं, एक सैटरडे होता है यूपीआईए ओपन फोरम, और संडे हमारा जीपीआईएफ ओपन फोरम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, वो तो सभी आए ही, और लोगों को भी इनवाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए। नमस्कार। Now I am going to leave this meeting, point of this meeting. Any more, Didi? Very nice discussion, Didi, and really thank for all members जो ज्वाइन किए। आगे भी ज्वाइन करते रहें, और इस तरह का टॉपिक हम लोग आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। हमारा देयर इज अ नेवर एंड, जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके तरफ ही हमारा एक छोटा सा योगदान है कि हम सोसाइटी को अवेयर कराएं, शिक्षित कराएं इस तरह के प्रॉब्लम से। क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं कराएंगे, अगर हम लोग जो ओपन फोरम कर रहे हैं, दिस इज लाइव स्ट्रीम ऑन एफबी, अगर उस पे कुछ लोग देखें और समझें, और अगर इसके प्रति एक भी या 1% भी लोग कदम उठाएं, तो हमें लगेगा कि हमारा जो योगदान है वो सक्सेसफुल रहा। इस तरफ कदम एक कदम हमने कम से कम आगे बढ़ाया। नमस्कार आप लोग सभी को, परमपिता बाबा की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का सेशन अभी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।